स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे आज बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, मज़ेदार। और आज का टॉपिक है अपना डॉपलर्स इफेक्ट। जी हाँ, सही सुना, डॉपलर्स इफेक्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और वैसे आपने इसके बारे में काफ़ी चर्चाएं सुनी होगी कि बहुत ही आसान से एक एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। ठीक है, चलिए। डेफिनेशन ये है, मान लो कि ये हाईवे है, ये एक हाईवे है। हाईवे है तो क्या करें, हाईवे है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ठीक है, किनारे पर, बीच में नहीं। बीच में रहेंगे तो फिर उड़ा के चल जाएगा कोई। तो मैं हाईवे पर खड़ा हूँ, यानी कि मैं ऑब्जर्वर हूँ जो क्या कर रहा हूँ, कुछ ऑब्जर्वेशन करूँगा। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं सुनने वाला हूँ, क्या कुछ आवाज़ें सुनने वाला हूँ, यानी कि लिसनर भी आप मुझे कह सकते हैं, ऑब्जर्वर कह सकते हैं। और अभी मैं चुपचाप खड़ा हूँ स्टेशनरी, ठीक है। अब क्या हुआ, इधर से एक पुलिस की गाड़ी आ रही है। तो पुलिस की गाड़ी आ रही है, पुलिस की खुद की कुछ स्पीड होगी। यहाँ पर पुलिस का सायरन लगा है ना, ये पुलिस सायरन। तो पुलिस का सायरन बजते हुए आ रहा है। तो जब पुलिस की गाड़ी इधर आ रही है तो मुझे लगेगा कि कुछ अलग सा ही मुझे आवाज़ फील होगा, है कि नहीं। मतलब उसकी जो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी जो है साउंड की, वो अलग फील होगी। और जब ये यहाँ से पास हो जाएगा तब अलग फील होगी। सिंपल सा है, कोई गाड़ी सामने से आ रही है तो हमें लगता है कि हाँ, और हॉर्न मारते हुए आ रही है। कोई गाड़ी सामने से आ रही है और हॉर्न बजाते हुए आ रही है तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। दूर चला जाए तो लगता है कि हाँ, थोड़ी अब कम हो गई है। ऐसा ही होता है जैसे रेलवे प्लेटफॉर्म पर। रेलवे प्लेटफॉर्म पर क्या होता है, प्लेटफॉर्म पर खड़ा हूँ, वो ट्रेन आ रही है, भों, तो क्या होगा, ऐसा लगेगा कि बहुत तेज़ी से कोई हॉर्न मार रहा है जबकि वो मेरे पास आ रही हो ट्रेन, ठीक है। और दूर चली जाए तो ऐसा लगेगा कि हाँ, अब उसका झंझट खत्म हुआ। यानी कि सिंपल सा है, आवाज़ जो है, साउंड जो है, लाउडनेस जो है, कम ज़्यादा सुनाई देती है जब भी कोई चीज़ हमें अप्रोच कर रही है या फिर हमसे दूर जा रही है, यानी कि एनी सोर्स इज रिसीडिंग अवे फ्रॉम अस। ओके, चलिए, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है। इंटेंसिटी क्या होता है, हाफ रो ओमेगा। चलिए, इस पर नहीं जाते हैं, हम सीधा कहते हैं इस मुद्दे पर कि ये जो आपको कम ज़्यादा आवाज़ें सुनाई देती है, दैट इज बिकॉज ऑफ पिच। किसकी वजह से होता है, पिच की वजह से होता है, ठीक है। पिच है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, फ्रीक्वेंसी से। पिच जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, फ्रीक्वेंसी से, ठीक है। चलिए देखिए, अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। क्या बताया मैंने अब तक, एक हाईवे, हाईवे ऑब्जर्वर है, जैसे लिसनर कह सकता हूँ, जो स्टेशनरी। पुलिस की गाड़ी जब मुझे अप्रोच कर रही है तो इसकी मुझे पिच या फ्रीक्वेंसी जो है अलग सुनाई देगी, फील होगी, है ना। और जब इनसे दूर जा रही होगी तो इसी पुलिस सायरन की जो पिच है, यानी पिच क्या होता है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड एक टर्म है जो वी हैव कंसिडर्ड इन लेक्चर नंबर 5। ओके, तो इसका जो पिच या फ्रीक्वेंसी जो होगा वो कुछ और होगा, कम होगा या ज़्यादा, वी डोंट नो, वी विल टेक इट इन अपकमिंग पॉइंट्स। ओके, तो हाल फिलहाल मैंने इतना कहा कि अगर ये आएगी तो पिच चेंज, जाएगी तो भी पिच चेंज, कम ज़्यादा का रोल देखेंगे। चलिए, अब और आगे बढ़ते हैं। जैसे पुलिस सायरन की जगह एम्बुलेंस आ जाए तब भी वही बात है, ट्रेन आ जाए तब भी वही बात है, ठीक है ना। अब देखिए क्या करते हैं। सबसे पहली बात कि जब पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी, है ना, पुलिस वाली गाड़ी आ रही थी और यहाँ पर मैं खड़ा था, ठीक है, मेरा स्पीड 0 था ऑब्जर्वर का, सोर्स किसी ना किसी स्पीड से चल रहा था, है ना, वी ऐसे स्पीड से। सोर्स यानी कि साउंड, पुलिस का जो सायरन है, ये सायरन बजेगा, ये किसी ना किसी स्पीड से चल रहा होगा। इसके दोनों के बीच में क्या है, रिलेटिव मोशन है। ये स्टेशनरी है, इसकी कुछ स्पीड है। यानी कि जब रिलेटिव मोशन होता है तभी आपको फील होता है कि हाँ, कुछ फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनाई दी, ठीक है। और आगे चलते हैं, है ना, ये सीधा सा है। अरे जब कोई सामने से सोर्स मूव करेगा इधर उधर तभी तो आपको क्या होगी, फ्रीक्वेंसी अलग चीज सुनाई देगी, ठीक है। चलिए, उसमें भी अभी नहीं जा रहे। सीधा सा है कि मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और यहाँ एक सोर्स है, डीजे सोर्स, डीजे वाले बाबू यहीं पर है, ठीक है, जो गाना बजाने वाले हैं। तो उन्होंने गाना बजाया और ये जो डीजे वाला सोर्स है, ये गाड़ी है, ये चल रहा है VS स्पीड से, और मैं जो हूँ चुपचाप खड़ा हूँ यहाँ पर, देख रहा हूँ उसे अपने ओर आते हुए।
देख रहा हूँ तो मुझे जो फ्रिक्वेंसी फील होगी इसकी वो कुछ डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जो फ्रिक्वेंसी विच आई फील दैट इज द अपरेंट फ्रिक्वेंसी, उसे क्या कहेंगे? अपरेंट फ्रिक्वेंसी। उसे क्या कहेंगे? अपरेंट फ्रिक्वेंसी। अपरेंट फ्रिक्वेंसी का मतलब है जो फ्रिक्वेंसी मुझे चेंज होकर के फील होगी अपनी तरफ से, जो इसकी तरफ से आ रही है, ठीक है। चलिए, तो अब आइए सीधा सा मुद्दे की बात, सीधा डेफिनेशन पर। सीधा डेफिनेशन पर आना तो देखते हैं। उससे पहले एक एग्जांपल और लेते हैं, चोर पुलिस का। चोर और पुलिस का। लेट सपोज यहाँ से ये पुलिस आ रही है और ये चोर है, तो ये चोर रख दिया, चोर पुलिस, ठीक है। चोर जो है वो भाग रहा है v = 20 मीटर पर सेकंड से। पुलिस जो आ रही है वो आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। ऐसा हमें पता है, मैं यहाँ से बता रहा हूँ, मैं यहाँ खड़ा होकर के बता रहा हूँ कि ये देखो चोर जा रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, ये जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। लेकिन अगर मैं पूछूं कि अगर चोर देखना चाहे कि पुलिस कितनी रफ्तार से पीछे आ रही है, यानी कि इसके रेस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या है, दैट इज द रिलेटिव स्पीड। तो आवर टारगेट इज टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पुलिस विथ रेस्पेक्ट टू थीफ, यानी कि चोर के रेस्पेक्ट में हम फाइंड करना चाह रहे हैं, ऐसा लिखेंगे, है ना। वी टी माइनस वी सी, ये रिलेटिव मोशन हमने पढ़ा था। पुलिस का वेलोसिटी कितना 30, इसका कितना 20, यानी कि उसे 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आती हुई दिखाई देगी ये पुलिस, करेक्ट। अब इसको समझने का दूसरा तरीका, जब भी आपको रिलेटिव स्पीड निकालनी हो, जिसके रेस्पेक्ट में निकालनी है, तरीका समझ लेना। जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव स्पीड निकालनी है उसको बना दो स्टेशनरी। तो इस चोर को स्टेशनरी बनाना है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में मुझे स्पीड निकालना है। ये स्टेशनरी कब बन जाएगा कि इधर जा रहा है 20, तो इधर अगर मैं 20 का वेक्टर लगा दूं तो 20 प्लस माइनस 0 हो जाएगा। तो इधर मैंने 20 लगा दिया। ये तरीके हैं, यहाँ लगाया तो यहाँ भी लगाओ, पुलिस वाले पर भी। और पुलिस वाले की रफ्तार क्या थी 30। अब देखो ये तो हो गया स्टेशनरी, 20 इधर 20 इधर, प्लस माइनस कैंसिल, 30 इधर जा रहा है, माइनस 20 कितना हो गया 10 मीटर पर, ठीक है। यानी कि जिसको स्टेशनरी मानना है उसको स्टेशनरी मानने के लिए क्या करना है वो कर दो, ठीक है। ये काम आएगा भी, इसीलिए बताया। ओके ओके ओके। अब पहली बात, whenever there is a relative motion between source and observer, जब भी किसी सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में रिलेटिव मोशन है, देन द फ्रीक्वेंसी हेयर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम ए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सोर्स, ठीक है। यानी कि एक डीजे सोर्स है, डीजे मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है, ये डीजे, और यहाँ ऑब्जर्वर है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी अगर f0 है, यहाँ से जो साउंड निकल रही है, ठीक है, यहाँ से, चलिए थोड़ा अच्छा बनाते हैं, है ना। ये डीजे साउंड वेव निकाल रहा है, साउंड वेव की वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f0 है, वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, करेक्ट। और ये डीजे वाली जो गाड़ी है वो खुद भी चल रही है vs की स्पीड से, वेलोसिटी ऑफ साउंड। ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो यहाँ से जो ये आपको आएगी कौन सी साउंड वेव्स आएगी, इसे सुनाई देगी। साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो ऐसे ही सुनाई देगी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी f0 है, तो क्या इसे भी f0 सुनाई देगी? नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, सही है। रिलेटिव मोशन है क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में दौड़ रही है ना। तो अगर रिलेटिव मोशन है तो इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, और जो इसे सुनाई दे रही है उसे हम कहेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी हम केवल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया टॉपिक, ओके। चलिए, तो सिंपल सा केस, अगर ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है तो आपको फ्रीक्वेंसी डिफरेंट सुनाई देगी, ठीक है। अगर मैं गाना सुन रहा हूँ और वो गाने सुनाने वाला जो डीजे है वो भी मेरी तरफ दौड़ रहा है, मुझसे दूर भाग रहा है, यानी कि रिलेटिव मोशन है। अगर रिलेटिव मोशन है तो ही डॉपलर इफेक्ट है, और डॉपलर इफेक्ट है तो हम आगे की कहानी पढ़ेंगे, ठीक। अब यहाँ पर अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने v0 को थ्रू आउट द लेक्चर क्या मान रखा है, स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, vo या v0, ठीक है। f अपरेंट
अपरेंट फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय ऑब्जर्वर ड्यू टू द रिलेटिव मोशन। इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो हमेशा ही डिफरेंट होगी। ओके, हमेशा ही डिफरेंट होगी। उसको एक नाम दिया अपरेंट, जो अपरेंट हो रही है उसकी तरफ। ऑब्जर्वर को आप लिसनर भी कह सकते हैं। ठीक है। वीएस क्या है? स्पीड ऑफ सोर्स। सोर्स कौन सा? जैसे डीजे वाला जो बॉक्स है, अगर ये बॉक्स खुद भी मूव करने लग जाए, जैसे बैंड बाजा खुद मूव कर जाए और साथ में गाना ही बजाए, तो वो क्या है? मूविंग सोर्स। ओके। वी, केवल वी अगर लिखा है दैट मीन इट्स स्पीड ऑफ साउंड। ये नोटेशन में थ्रू आउट द लेक्चर यूज करूंगा तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। एंड एफ नॉट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड एमिटेड बाय सोर्स। ओके। एंड लैम्डा नॉट द वेवलेंथ ऑफ द साउंड एमिटेड बाय सोर्स। ये लिखिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी तो केवल डेफिनेशन पढ़ा है, देखिए खूब मजा आएगा। सिंपल सा है कि भाई कि चोर की तरफ अगर पुलिस दौड़ते हुए आए और चोर चुपचाप खड़ा देखे तो दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है, और रिलेटिव मोशन है तो क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन है तो डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना। चलिए, अब स्टूडेंट इसमें पहली बात, ये जो नोट लिखा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नोट वन क्या? नोट वन है कि ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स, इन दोनों का जो हमने एक्सेलेरेशन माना है, एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ इज जीरो। ठीक है। एक्सेलेरेशन क्या माना है? जीरो। ठीक है। और वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट ही होगी। इसमें कहने वाली बात क्या थी? बता दिया। ठीक है। यानी कि हम जो एनालिसिस करेंगे ऑब्जर्वर और सोर्स का, वो तब करेंगे जब उनका एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो है, और उसकी मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। जब एक्सेलेरेशन नॉट इक्वल टू जीरो हो तब भी हम पढ़ेंगे, लेकिन वो अलग से पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये नोट नंबर वन था, ये अजम्पशन नंबर वन कह सकते हैं। नंबर टू, ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर एंड सोर्स must be in same line of motion। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं यहां खड़ा हूं और डीजे यहां बज रहा है। ठीक है। सेम लाइन ऑफ मोशन मतलब डीजे जा रहा है इधर। ठीक है। तो ये तो इधर जा रहा था, इसका लाइन ऑफ मोशन क्या होगा? ये होगा। जबकि ये तो क्या है? ये मान लो इधर जा रहा है ऑब्जर्वर, या फिर इधर जाए, किधर जाए, इसका लाइन ऑफ मोशन ये है। क्या दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम है? नहीं, नहीं है। तो इसके लिए डॉपलर इफेक्ट नहीं पढ़ा जा सकता अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो हमें क्या करना है कि हमें उन्हीं का स्टडी करना है जिसमें ऑब्जर्वर और डीजे दोनों एक दूसरे के लाइन ऑफ मोशन में, यानी कि ये दोनों की लाइन कनेक्टिविटी। अब ये या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, ये डीजे या तो इधर जाए या फिर इधर जाए, लेकिन दोनों सेम लाइन ऑफ मोशन पर ही होने चाहिए। यहां से जेई ने काफी बार सवाल पूछे इस पॉइंट पर। चलिए अगला, तीसरा पॉइंट अपना है क्या? तीसरा है ऑब्जर्वर एंड सोर्स मस्ट बी इन लाइन ऑफ मोशन हो गया। चलिए, और एक्सेलेरेशन हमने क्या कर दिया? जीरो कर दिया। और फॉर्मूला जो हम डेराइव करेंगे, फॉर्मूला which we derive, formula is for any time t। इसका मतलब क्या है वो हम फॉर्मूले के दौरान समझेंगे। फॉर्मूला इज फॉर एनी टाइम t है। ठीक है। क्या है? फॉर्मूला इज डेराइव्ड फॉर एनी टाइम t है। और लास्ट और बहुत बढ़िया क्या? व्हेन, ये जो अजम्पशन हमने माने हैं, अजम्पशन मान लीजिए, नोट मान लीजिए क्या कि हमने हवा का जो रुख है वो रेस्ट में माना था, व्हेन एयर इज इन रेस्ट। तो हम सारे फॉर्मूले जो अब जो पढ़ने वाले हैं वो इन चारों कंडीशन को फॉलो करेंगे। ठीक है। तो आप चाहें तो इसे अजम्पशन का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है। पहला अजम्पशन, ऑब्जर्वर एंड सोर्स का एक्सेलेरेशन जीरो है, दैट मीन वेलोसिटी दोनों का कांस्टेंट। ऑब्जर्वर एंड सोर्स मस्ट बी इन लाइन ऑफ मोशन, दोनों का लाइन ऑफ मोशन सेम ही होना चाहिए। फॉर्मूला इज फॉर एनी टाइम टी, इसका मतलब फॉर्मूला जब डेराइव करेंगे तब बता देंगे। और इसमें एयर इज इन रेस्ट मतलब क्या है? मतलब जैसे मैं यहाँ पर हूँ ऑब्जर्वर, ये डीजे है,
डीजे खुद इधर चल रहा है, साउंड भी इधर चल रहा है v स्पीड से, ठीक है। तो अगर हवा यानी कि विंड स्पीड, विंड भी इधर ही चल रही है तो वो क्या करेगी, विंड साउंड को कहेगी चलो मेरे साथ, है कि नहीं, क्योंकि मैं भी तुम्हारी डायरेक्शन में ही चल रही हूँ, तो वो उसको साथ उड़ा के ले जाएगी। तो अब v प्लस वी डब्ल्यू उसका स्पीड हो जाएगा अगर हवा का स्पीड है तो। लेकिन हमने माना है क्या है, वो रेस्ट में, तो ये नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं डॉपलर इफेक्ट की। तो आइए, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में, और लेक्चर नंबर 9 है ये डॉपलर इफेक्ट। और आज के इस लेक्चर में आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी डॉपलर इफेक्ट की, ओके, कि क्या होता है डॉपलर इफेक्ट, कितने तरह के केस बनते हैं, सारी चीज़ें जो है एक ही लेक्चर में बताई जाएगी, इसलिए हो सकता है लेक्चर थोड़ा सा लंबा जाए, ओके। तो पहला केस, केस फर्स्ट, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर स्टेशनरी, सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर स्टेशनरी, दोनों ही चुपचाप खड़े हैं। मतलब ये कि ये रहा मेरा ऑब्जर्वर और ये रहा पुलिस की गाड़ी, पुलिस की, हम डीजे ले लेते हैं, कि नहीं, डीजे वाले बाबू इसके अंदर बैठे हैं। तो ये जो डीजे है बच्चों, ये चल रहा है वीएस की स्पीड से, नहीं स्टेशनरी है तो कैसे चलेगा, स्टेशनरी है तो नहीं चलेगा। अब डीजे है तो डीजे तो आवाज़ निकालेगा, गाना गाएगा, है कि नहीं, गाना गाएगा तो साउंड वेव निकलेगी, कौन सी वेव निकलेगी, साउंड वेव। अच्छा, साउंड वेव निकलेगी तो साउंड वेव तो लॉन्गिट्यूडनल होती है, उसे ऐसे क्यों नहीं दिखाते, ऐसे क्यों दिखा रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव होती है, तो ऐसा इसलिए केवल समझने के लिए, ठीक है, ये ट्रांसवर्स ही है, ये लॉन्गिट्यूडनल ही है, मैं ऐसा इसलिए दिखाता हूँ ताकि समझ में आए आसानी से, ठीक है, तो उसे कंफ्यूज मत हो, ओके। तो ये है अपना ऑब्जर्वर, ये है अपना सोर्स, दोनों स्टेशनरी है, बोथ आर स्टेशनरी, ओके ओके ओके। अब साउंड का जो स्पीड है बच्चों क्या है, v है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, f नॉट है, इसका वेवलेंथ क्या है, लैम्डा नॉट है, करेक्ट, ओके। अब देखो बीच में मीडियम तो सेम ही है, तो वेव आगे चलकर आई, आगे चलकर आई, और ये तो चुपचाप खड़ा था। तो मुझे बताओ क्या साउंड की स्पीड चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, नहीं चेंज होगी। तो देखते हैं फिर क्या होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर लैम्डा नॉट कितना है, या फिर फ्रीक्वेंसी कितना है। फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, v इक्वल टू होता है एफ नोट लैम्डा नोट, एफ नोट इक्वल टू क्या आ जाएगा, v बाई लैम्डा नोट। ये आ गया सोर्स का फ्रीक्वेंसी, इट्स ए फ्रीक्वेंसी ऑफ ए साउंड एमिटेड बाय सोर्स। अब यही स्पीड की साउंड और यही वेवलेंथ की कहाँ पहुंची, ऑब्जर्वर के पास। तो ऑब्जर्वर को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, अपने लिए उसे हम क्या कहते हैं, अपरेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो उसके लिए स्पीड कितनी आ रही है, v आ रही है, लैम्डा क्या, लैम्डा नोट ही है, यानी कि अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v बाय लैम्डा नोट, और यही वैल्यू किसका है, f नोट का है क्या, हाँ। तो ये तो सेम ही सुनाई दिया, आप तो कह रहे थे कि अलग सुनाई देता है। सेम इसलिए आ रहा है क्योंकि बोथ आर स्टेशनरी, तो स्टेशनरी है तो कोई रिलेटिव मोशन होगा क्या, नो, सो नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। तो क्या होगा, अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तो कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, नो डॉपलर इफेक्ट, और डॉपलर इफेक्ट नहीं है दैट मीन्स नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। तो ये होगी पहली कहानी कि नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी, रिलेटिव मोशन होना जरूरी है, और यहां से इसी मुद्दे पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं नीट और सीईटी वालों के लिए, तो ध्यान से लिख लीजिए इसे। अगला केस हम पढ़ते हैं, स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। अच्छा, तो एक कंफ्यूजन ऐसा तो नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुंबई में मैं खड़ा हूँ हाईवे पर, और मध्य प्रदेश की कोई मोटरसाइकिल या कोई ट्रक जो है हॉर्न बजा रही है, क्या उसकी भी फ्रीक्वेंसी मुझे सेम सुनाई देगी, नहीं, क्योंकि दोनों का सेम लाइन ऑफ मोशन ही नहीं है, तो मैं उन दोनों की बात ही नहीं कर सकता, समझे। चलिए, बात तभी की जा सकती है सोर्स और ऑब्जर्व की जब दोनों सेम लाइन ऑफ मोशन पर हो,
अदरवाइज नहीं, ठीक है ना। चलिए, तो अगला केस हम लेंगे। अगला केस क्या है? अगला केस है अपना स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। ओके, स्टेशनरी सोर्स है, मूविंग ऑब्जर्वर है। तो केस सेकंड, स्टेशनरी सोर्स एंड, अभी इनका ट्रिक भी बताएंगे। अभी मैं केवल ऐसे छोटे मोटे डेरिवेशन करके दिखा दे रहा हूँ, अभी लास्ट में एक ट्रिक भी बताएंगे और आपको फिर एक ही फॉर्मूला याद रखना। तो स्टेशनरी सोर्स है, तो ये डीजे सोर्स, इसका स्पीड 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी है, चल नहीं रहा है, लेकिन इससे साउंड वेव निकलेगी और साउंड वेव जो है किसी भी साउंड सोर्स से चारों ओर निकल सकती है क्योंकि हमें पता है इट्स ए 3 डायमेंशनल, ठीक है। लेकिन हम उसी तरफ साउंड वेव को दिखाएंगे जिस तरफ हमारा ऑब्जर्वर है। ओके, तो एक ऑब्जर्वर यहाँ मान लिया, ओके, एक ऑब्जर्वर यहाँ मान लिया, दो दो कंडीशन साथ में लेंगे। कैसे? ऐसे, ये ऑब्जर्वर मान लो x पर है, ये मान लो y पर, करेक्ट। चलिए, ये भाग रहा है इससे दूर, ये ऑब्जर्वर इसके तरफ आ रहा है v0, करेक्ट। अब डीजे सोर्स जो है साउंड इधर निकालेगा, इसके लिए ये वाला डीजे सोर्स इधर निकालेगा, वैसे चारों तरफ निकाल रहा है लेकिन हमें ऑब्जर्वर के लिए बात करनी है, सेम लाइन ऑफ मोशन है। ओके ओके, अगर ऐसा है तो साउंड वेव का वेलोसिटी v है, फ्रीक्वेंसी f0 है और इसका भी फ्रीक्वेंसी f0 है। सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि द ऑब्जर्वर हु इज कमिंग टूवर्ड्स द सोर्स, उसको फ्रीक्वेंसी कैसे सुनाई देगी, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले हम निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव स्पीड इसके रेस्पेक्ट में, ऑब्जर्वर y के रेस्पेक्ट में। तो देखो, इधर से आ रहा है v स्पीड साउंड, सही है, ये खुद इधर से जा रहा है v0 से। अब इसके रेस्पेक्ट में मुझे रिलेटिव स्पीड निकालना है, तो इसको स्टेशनरी बनाओ, तो जितनी स्पीड इसकी है, जितनी स्पीड इसकी इधर है उतनी ही स्पीड इधर लगा दो और उतनी ही स्पीड यहाँ भी लगा दो, ठीक है। अब ये प्लस माइनस v0 क्या हो गया? 0 हो गया। यहाँ पर कंबाइंड स्पीड कितना हो गया? v प्लस v0, रिलेटिव स्पीड, ठीक है, ये रिलेटिव स्पीड हो गया। तो अब देखो, इसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी दैट इज द अपरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। हमें नहीं पता सेम आएगी या नहीं आएगी, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, है ना, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो वेलोसिटी कितनी आ रही है? v प्लस v0, सही है ना। अब दोनों का सेम डायरेक्शन था इसलिए प्लस कर दिया, अपॉन लेमडा नोट, तो लेमडा नोट तो चेंज होगा नहीं क्योंकि वेव तो खुद तो जा रही है, वो आ रहा दौड़ के, वेव तो अपने ही हिसाब से चल रही थी, ठीक है ना। तो देखिए, अब यहां से एफ अपरेंट ऐसा लिख दें, v प्लस वी नोट अपॉन लेमडा नोट को क्या लिखा जा सकता है? लेमडा नोट को यहां से स्टार्टिंग से देखो, लेमडा नोट इक्वल टू v बाई एफ नोट, ऐसा लिख सकते हैं, है ना, लिखा जा सकता है। तो v बाई एफ नोट, ओके। और एफ नोट क्या है? सोर्स जो साउंड एमिट कर रहा है उसका फ्रीक्वेंसी। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या आ गया स्टूडेंट? v प्लस वी नोट अपॉन वी एफ नोट। इसके लिए भी ट्रिक भी बताएंगे, अभी मैंने केवल बताया छोटा सा डेरिवेशन करके। अब इसमें देखो, ये v नोट से इधर जा रहा है, ये v साउंड वाला इधर जा रहा है। अब देखो, ये दूर भागना चाह रहा है, तो क्या होगा? इसका जस्ट उल्टा आ जाएगा इसमें, ठीक है। यानी कि एफ अपरेंट इज इक्वल टू v माइनस वी नोट अपॉन वी एफ नोट, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा आ जाएगा। चलिए, अब अगर थर्ड केस, सोर्स स्टेशनरी नहीं है, मूविंग है, और स्टेशनरी कौन है? ऑब्जर्वर है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, लिख लीजिए इसे। फिर हम तीसरा केस करते हैं, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, बस लास्ट डेरिवेशन, उसके बाद सारे मजेदार फॉर्मूले हैं। ये कंसेप्ट काफी काम आता है जब बाराती डांस करते हैं, है ना। उम्मीद है आपके लिए भी ऐसा मौका आएगा।
बाराती बनने का ही आएगा, हाल फिलहाल तो है कि नहीं। तो मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो क्या है मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर? क्या है, जैसे बाराती वालों के लिए ये केस खूब मजेदार है। कैसे, देखो ये है डीजे, ठीक है। अब यहां पर सभी ऑब्जर्वर है जो डांस कर रहे हैं इसके जस्ट पीछे, लेकिन ये भागना चाह रहा आगे ताकि जल्दी जल्दी ये कार्यक्रम खत्म हो जाए, लेकिन ये चाहते हैं रुक जाए, ये डीजे है और हम नाचते रहे, है ना। तो देखो सोर्स इज मूविंग, ऑब्जर्वर वांट टू स्टेशनरी, हाँ के ना। तो ये बाराती वाला केस है, केस नंबर 3। तो देखिए कैसे होगा, क्या होगा, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। तो डीजे लगाओ पहले। तो डीजे वाले बाबू कहाँ पर है, यहीं पर है। तो डीजे सोर्स, तो डीजे वाले बाबू तो यहाँ आ गए हैं। यहाँ एक ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं, यहाँ भी एक ऑब्जर्वर को बैठा देते हैं। चेक करो सबका सेम लाइन ऑफ मोशन है, यस एग्जैक्टली। तो ये स्टेशनरी है ऑब्जर्वर, तो वी नॉट इज 0, ये भी क्या है, वी नॉट इज 0। ये एक्स पोजीशन पर कह दो और ये वाई पोजीशन पर, ठीक है ना। चलिए अब डीजे मान लो इस तरफ जा रहा है, डीजे इस तरफ जा रहा है vs स्पीड से, दैट इज द स्पीड ऑफ सोर्स। अब डीजे है तो सोर्स है तो साउंड वेव निकलेगी, साउंड वेव निकलेगी तो एक इधर गई v स्पीड से, एक इधर गई v स्पीड से, ठीक है। हम इसका एनालिसिस करते हैं, इसके लिए जस्ट उल्टा। ओके, देखिए जब डीजे यहां पर था तो ये सोर्स है और सोर्स क्या कर रहा है, साउंड वेव एमिट कर रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूं तो साउंड वेव्स एमिट कर रहा हूं, करेक्ट। ओके, तो साउंड वेव अगर एमिट कर रहा हूं तो मान लिया कि मैंने एक साइनोसॉइडल साउंड वेव जनरेट किया। ओके, मान लिया बस, है ना। अब एक वेव की जो कंप्लीट लेंथ है उसे क्या कहते हैं, लैम्बडा नोट कहते हैं, है ना। अब देखो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट है क्या, एफ नॉट है। तो मुझे बताओ इसका टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड सिंपली 1/f0, यानी कि इतने टाइम पीरियड का ये वेव है, इतने टाइम बाद दूसरा वेव आएगा, यानी कि इतने टाइम बाद एक दूसरा वेव आगे पहुंच जाएगा, यानी कि आगे पहुंच जाएगा, फिर एक दूसरा वेव जनरेट हो जाएगा, है ना। लेकिन देखो उस टाइम पीरियड में ये भी तो चल रहा है v ऐसे स्पीड से, है ना। तो अब डीजे यहाँ कहीं आ गया होगा, मान लेते हैं डीजे यहाँ आ गया। डीजे चल रहा है ना, हम क्या कर सकते हैं, डीजे चल रहा है तो चल रहा है ना। डीजे चल रहा है, डीजे अगर चल रहा है तो देखो इतने टाइम इंटरवल में डीजे कितना चला, डीजे चला vs मल्टीप्लाइड बाय टाइम t, सही है। और पहले का वेवलेंथ कितना था, लैम्डा नोट, सही है ना। ऑब्जर्वर फिक्स है, ऑब्जर्वर फिक्स है, वो तो इंतजार कर रहा है कब डीजे आए, डांस करते हैं, है कि नहीं। तो पहले था डिस्टेंस इतना, अभी डीजे खुद आ गया, यानी कि पहले देखो ये वेव ऐसे गया, मैं खुद आगे बढ़ा, तो आधा वेव मैंने क्या कर दिया, कंप्रेशन में कर दिया, दबा दिया उसे, है ना। ऐसा होता है, एक साउंड स्पीकर लो, सामने रखो, साउंड वेव जा रही, अब खुद उसे लगाऊंगा, आपको फील होगा कि अचानक से आवाज़ थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ गई, दैट इज बिकॉज वाई, कंप्रेशन। चलिए अब तो देखिए वास्तव में वेव कितनी पहुंचेगी ऑब्जर्वर के पास, यही पहुंचेगी। क्या है इसका लेंथ, लैम्डा नोट माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई टी। तो ये डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। लैम्डा नोट माइनस वी एस टी, है ना। तो ये क्या है, ये अपरेंट वेवलेंथ है, किसके लिए, ऑब्जर्वर के लिए। सो दिस वन इज द अपरेंट वेवलेंथ फॉर ऑब्जर्वर, लैम्डा अपरेंट फॉर ऑब्जर्वर क्या आ जाएगा, लैम्डा नोट माइनस वी एस मल्टीप्लाइड बाई टी। ओके ओके ओके, अभी क्या करें, फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं, फ्रीक्वेंसी निकाल लो, या फिर लैम्डा नोट माइनस वी एस टी को क्या लिख सकते हैं, 1/f0, यानी कि लैम्डा नोट एफ नोट माइनस वी एस अपॉन एफ नोट, सही है। लैम्डा अपरेंट, लैम्डा नोट एफ नोट क्या आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ये तो v है ना। तो लैम्डा अपरेंट इज इक्वल टू v माइनस वी एस अपॉन एफ नोट,
ओके, तो एफ अपरेंट क्या होगा, एफ अपरेंट ये होगा, एफ अपरेंट हो जाएगा आपका क्या, वी, वेलोसिटी तो चेंज हुई नहीं, वी बाय लेमडा, लेमडा अपरेंट क्या आ जाएगा, वी माइनस वी एस, वी माइनस वी एस एफ नॉट। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इससे तो दूर जा रहा है डीजे, इसके तो पास जा रहा है, इससे दूर जा रहा है, यानी कि this source is receding away from this particular observer at position y. So f apparent for this observer just इसका उल्टा आ जाएगा, v प्लस वी एस अपॉन एफ नॉट। ठीक है, चलिए तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल लिया मैंने स्टूडेंट, देखिए अभी तक हमने जो पढ़ लिया ना उसी के ऊपर एक सवाल है। ए पुलिस सायरन emits a sinusoidal wave frequency of 300 Hz. The speed of sound is 340 मीटर पर सेकेंड। तो एक पुलिस का ये डब्बा यानी कि पुलिस जीप, ओके, तो इसके ऊपर एक सायरन लगा देते हैं, ये लीजिए ये सायरन लगा दिया, डेंजर जोन, ऐसा कैसा डेंजर, यही है। अब इससे जो साउंड निकल रही है उस साउंड की फ्रिक्वेंसी है कितनी, 300 हर्ट्ज ऐसा गिवन है, और स्पीड ऑफ साउंड कितना, दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। ओके, फाइंड द लेमडा ऑफ वेव्स इफ द सायरन इज एट रेस्ट इन द एयर। तो जब ये रेस्ट में है तो बताया इसका वेवलेंथ बताओ, बहुत आसान पूछ लिया तो है कि नहीं, v इक्वल टू क्या होता है, एफ नॉट लेमडा नॉट, लेमडा नॉट इक्वल टू वॉट, v बाई एफ नॉट, v कितना 340 अपॉन एफ नॉट कितना 300, इसको सोल्व कर लेंगे, ये आपका आंसर मीटर में। क्या यहाँ पर कोई डॉपलर इफेक्ट है, नहीं, जब ये रेस्ट में है और इसने कोई ऑब्जर्वर नहीं कहा, नहीं कहा मतलब ऑब्जर्वर को रेस्ट में मान के चलना है, यानी कि गाड़ी भी रेस्ट में है, सुनने वाला भी रेस्ट में है, तो नो डॉपलर इफेक्ट, यहाँ पर कोई डॉपलर इफेक्ट था ही नहीं। ठीक है, अगर ऐसा पूछ लेता तो, हालांकि मैं वेवलेंथ की पूछा तो हमने बता दिया। ओके, नेक्स्ट, इफ द सायरन इज मूविंग एट रेस्ट, सॉरी, इफ द सायरन इज मूविंग एट 30 मीटर पर सेकेंड, रेस्ट में कैसे मूव करेगा, सायरन जो है मूव करने लगा है 30 मीटर पर सेकेंड पर, देन अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इन फ्रंट एंड बिहाइंड ऑफ द सोर्स, क्या है मतलब इसका, देखिए इसे मिटा दे, तो ये है एक पुलिस जीप और यहाँ मैंने एक सायरन लगा दिया। ठीक है, नाउ इट्स मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड, तो वी एस कितना है 30, और साउंड जो निकल रही थी उसका स्पीड कितना था 340, और इसका फ्रीक्वेंसी कितना था 300 हर्ट्ज। अब इसने कहा है जब ये चलेगा सोर्स, मतलब ये पुलिस की गाड़ी जब चलेगी तो इस सोर्स के आगे और सोर्स के पीछे बताओ अपरेंट फ्रीक्वेंसी, यानी कि यहाँ पर एक ऑब्जर्वर रख दो रेस्ट में, यहाँ भी एक ऑब्जर्वर रख दो रेस्ट में, तो वो चुपचाप सुनते रहेंगे सोर्स के आगे क्या फ्रीक्वेंसी है और इसके आगे पीछे क्या। तो ये केस कौन सा हो गया, इट्स अ केस ऑफ मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, स्टेशनरी सोर्स, सॉरी, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी सोर्स ऑब्जर्वर, अरे मैंने उल्टा लिख दिया क्या, मूविंग तो सोर्स है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ठीक है, चलो अभी अभी पढ़ा था केस थर्ड कि जब इधर जाएगी तो फ्रीक्वेंसी अपरेंट जो होगी v अपॉन वी माइनस वी एस अपॉन एफ नॉट, इसको जो सुनाई देगी फ्रीक्वेंसी ये होगी अपरेंट। बस सॉल्व कर लेंगे, v कितना है, v है इसका 340 अपॉन 340 माइनस वी एस कितना 30 इंटू एफ नॉट कितना, एफ नॉट है 300 है ना, 300 है ना, 340 इंटू 300 अपॉन 340 में से 30 चले गए, कितना बचा 310, इससे कैंसिल करके सोल्व करके जो फाइनल आंसर आता है, लेट मी टेल यू, ये आता है 329 समथिंग, है ना, 329 हर्ट्ज। ओके, चेक कर लेना, मेरा कैलकुलेशन गलत हो सकता है, मैंने जल्दबाजी में की कैलकुलेशन। और इधर भी साउंड वेव जाएगी तो इसके लिए हमने फॉर्मूला निकाला था, अपरेंट कितना प्लस आ जाएगा बस एफ नॉट, क्या आ जाएगा, v कितना, v है भैया 340। तो डाटा हमेशा ठीक से लिखना चाहिए, इसमें डाटा ही इंपॉर्टेंट है, अगर डाटा ठीक से पहचान ले देन इट्स ओनली फॉर्मूला विच वी हैव टू डन। ओके, तो 340 प्लस वी एस कितना 30 इंटू 300, इसको सोल्व करेंगे, इट माइट बी कम्स आउट टू बी कितना, ये आना चाहिए आपका 275 हर्ट्ज।
इसके आसपास आएगा, ठीक है, 275 हर्ट्ज। तो देखो साउंड की खुद की फ्रीक्वेंसी थी 300, आगे वाले को सुनाई दी 329, पीछे वाले को सुनाई दे रही है 275। तो देखो होता यह है कि वास्तव में उसे जो फील हो रही है फ्रीक्वेंसी वो चेंज होती है, सोर्स का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो ही रहता है, लेकिन जब यहाँ से यहाँ तक इसके पास वो सोर्स की जो साउंड है, साउंड की जो वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी वो उसे फील होगी, वो डिफरेंट होगी। ओके, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट डेट मीन्स पिच इज डिफरेंट। ओके, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है मतलब इंटेंसिटी भी डिफरेंट है, उसे कम ज़्यादा आवाज़ सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि हमने एक पढ़ा है हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ये वी, ऐसा कुछ पढ़ा है। ओमेगा क्या है? 2 पाई एफ, यानी कि इंटेंसिटी द लाउडनेस ऑफ साउंड डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। ओके, और रो तो डेंसिटी होता है गिवन मीडियम का। तो ये केवल हिंट था छोटा सा कि हाँ ड्यू टू चेंज इन फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी चेंज, और किस तरह से चेंज होती है आप देख सकते हैं। यहाँ 25 कम हो गया और यहाँ 25 से 30 बढ़ गया सीधा, है ना। चलिए अगला है स्टूडेंट कि अब तक हमने जो कहानी पढ़ी थी कौन सी, कि दोनों स्टेशनरी हो, एक सोर्स मूव करे एक बंद हो जाए, ऐसा कुछ पढ़ा था। अब उनके फॉर्मूले आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, उनके लिए एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है बहुत से लोगों की समझ में नहीं आएगी बातें, है ना, तो उसके लिए ट्रिक काफ़ी काम आएगी, और इन शॉर्ट सबको वो ट्रिक ही याद रखना है। तो देखिए ट्रिक क्या है, हेडिंग लगाएंगे मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। हेडिंग क्या है? हेडिंग यही है ना भाई, मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर, यही हेडिंग, मूविंग सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही मज़ेदार है ये, यहीं से आपके सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। वो पहले जो पढ़ाया है उसको याद रखने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन पढ़ाया क्यों? क्योंकि पहले वो चीज़ इनिशिएट करवाना जरूरी है। ओके, तो मूविंग सोर्स है, तो ये डीजे वाले बाबू यहाँ बैठे हैं, ये डीजे वाले बाबू, तो ये डीजे ये मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है। कौन किधर मूव कर रहा है वी डोंट नो, सभी मूव कर रहे हैं। इसका वेलोसिटी vs है, इसका vo है, इसका v है। यहाँ से जो साउंड निकलेगी उसका स्पीड v है, चारों तरफ निकलेगी, वैसे मैंने किसी एक तरफ दिखाया है। और इस साउंड का फ्रीक्वेंसी f नोट है, वेवलेंथ लैम्डा नोट है, ठीक है। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का एक इन जनरल फॉर्मूला, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का इन जनरल एक फॉर्मूला f नोट v प्लस माइनस वी नोट अपॉन v प्लस माइनस वी एस, यही है जो रामबाण इलाज है। सभी बीमारियों का यही एक इलाज है जो आपको याद रखना है। f अपरेंट फ्रीक्वेंसी, सो इट इज ए अपरेंट फ्रीक्वेंसी। f naught frequency of a sound emitted by a source, v is the speed of sound, v naught is the speed of observer, और vs स्पीड ऑफ सोर्स। प्लस माइनस लिखा है, उस पर भी आएंगे, ठीक है। पहली बात हम ये लिखेंगे कि प्लस एंड माइनस आर चूजन अकॉर्डिंग टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ओके, प्लस एंड माइनस आर चूजन अकॉर्डिंग टू relative motion between source and observer, ठीक है। इतना लिखिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं इसमें। अब प्लस साइन कब लगाना है और माइनस साइन कब लगाना है वो हम बात करते हैं। तो प्लस या माइनस साइन की बात ऐसे करेंगे, तो हिंट ऐसे याद रखना है, ये नोट नंबर 1 हो गया। नोट नंबर 2, अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड v इधर है, तीसरा अगर वेलोसिटी ऑफ साउंड इधर है, ठीक है, तो अगर v नोट भी इधर है और vs भी इधर है तो हम लेंगे माइनस साइन, ठीक है। अगर ये दोनों ऑपोजिट हैं तो लेंगे प्लस साइन, तो लेंगे प्लस साइन। अब देखते हैं इसका यूज कैसे करना। ओके, चलिए तो पहला यूज करेंगे स्टूडेंट, ये अगर बात हम आगे तो कहानी खत्म है यहीं पर, फिर डॉपलर इफेक्ट कुछ भी नहीं है। जी हाँ, कुछ भी नहीं। मान लेते हैं
कि ये डीजे है, यानी कि सोर्स, ये ऑब्जर्वर है। ओके, डीजे वाले से जो साउंड निकला उसका स्पीड v है, यहाँ से भी डीजे वाले ने जो साउंड निकाला उसका भी स्पीड v है। एक जनरल बात करेंगे हम थोड़ी देर में, है ना। ओके, एक यहाँ भी बना देते हैं, दिख तो जाएगा, दिख जाएगा। v स्पीड से साउंड चल रही है, सभी साउंड दिखाई है ना, और भी मैंने कुछ नहीं दिखाया इसमें। चलिए अब आगे एक लास्ट केस ये डीजे और ये साउंड निकाला, ये ऑब्जर्वर, ठीक है। अब क्या है पहला केस, अगर इसको थोड़ा ऊपर लिख दें, एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नोट v प्लस माइनस वी नोट v प्लस माइनस वी एस, ठीक है। समझना यहीं पर सारा ट्रिक है। अब मान लो स्पीड ऑफ साउंड इधर है, माना कि डीजे भी वी एस की स्पीड से इधर जा रहा और ऑब्जर्वर भी इधर जा रहा, ठीक है। तो बताओ कौन सा केस है। स्पीड ऑफ साउंड भी इधर है, वी नोट और वी एस भी इधर है, मतलब दोनों जगह क्या ले लेंगे, माइनस साइन। दोनों जगह क्या ले लेंगे, माइनस साइन ले लेंगे, यानी कि एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नोट v माइनस वी नोट अपॉन वी माइनस वी एस, ये बन गया फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट अब मान लेते हैं कि ये दोनों ही इधर जा रहे हैं, ये वी एस से इधर जा रहा है और ये वी नोट से इधर जा रहा है। ओके, तो क्या होगा, तो ये होगा कि दोनों ही ऑपोजिट हैं तो प्लस साइन लेंगे, या जी हाँ ले लेंगे, प्लस ले लेंगे। तो v प्लस वी नोट v प्लस वी एस। ओके ना, अब इस डीजे को इधर भेज देते हैं और ऑब्जर्वर को इधर ले आते हैं, करेक्ट। तो क्या होगा देखो, स्पीड ऑफ साउंड के डायरेक्शन में है कौन, वी एस, तो जो स्पीड ऑफ साउंड की डायरेक्शन में है उसे लेते हैं नेगेटिव, तो ये आएगा नेगेटिव। जो इसके ऑपोजिट हो उसे क्या लेते हैं, प्लस। जो इसके ऑपोजिट हो उसे क्या लेते हैं, प्लस। तो वी नोट आ जाएगा प्लस और वी नोट आ जाएगा, वी एस आ जाएगा नेगेटिव, तो वी नोट आएगा प्लस और ये आ जाएगा नेगेटिव। कितना बढ़िया था। और अगला, इसको अब इधर भेजा था, इसको इधर भेज दो वी एस से, और इसको इधर भेज देते हैं, क्या कहते हैं, है ना। तो अब क्या आ जाएगा, वी नोट जो है और वी दोनों सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में तो माइनस, सही है ना, सेम डायरेक्शन है तो माइनस, और वी एस ऑपोजिट है तो प्लस। तो ये फाइनल फॉर्मूला इसका। तो 4 केस हमने पढ़ लिए, 1 2 3 4, ठीक है। तो ये 4 तरह के फॉर्मूले बन गए। केवल याद क्या रखना है, केवल याद रखना है एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी प्लस माइनस वी एस होल ब्रैकेट डिवाइडेड बाय एफ नोट, where f naught is this sound frequency emitted by a source। ओके, लेकिन अभी तो मैंने कहा था कि आपको यही फॉर्मूला याद रखना है, बाकी 3 केस भी नहीं। ऐसा क्यों कहा था वो भी दिखाते हैं। चलिए, तो अब इसे मिटा दे रहा हूं। तो पहला केस हमने पढ़ा था स्टेशनरी सोर्स एंड ऑब्जर्वर, ठीक है, यही पढ़ा था। सोर्स भी स्टेशनरी हो और ऑब्जर्वर भी क्या हो, स्टेशनरी हो। तो एफ अपरेंट का फॉर्मूला क्या है, एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट वी प्लस माइनस वी एस। तो ऑब्जर्वर स्टेशनरी वी नोट क्या हो गया, 0, सोर्स भी स्टेशनरी वी एस क्या हो गया, 0। तो 0 0 क्या बच गया, वी अपॉन वी कैंसिल आउट, यानी कि एफ अपरेंट इज इक्वल टू एफ नोट। सेम ही फ्रीक्वेंसी सुनाई देगा, नो चेंज, क्योंकि कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। इसे थोड़ा और समझ सकते हैं, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूँ, जैसे लेट से मैंने कहा हेलो, क्या आपको हेलो ही सुनाई दिया या कुछ और, हेलो ही सुनाई देगा ना, क्योंकि हम दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं। आप चुपचाप बैठ के लेक्चर देख रहे हैं और मैं चुपचाप यहाँ खड़ा होकर लेक्चर दे रहा हूँ, है ना, तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं है तो इक्वल, ठीक है। सेकंड केस क्या था, सोर्स को स्टेशनरी कर देते हैं, स्टेशनरी सोर्स एंड मूविंग ऑब्जर्वर,
अब देखिए सारे फॉर्मूले इसी से आ जाएंगे। तो देखिए एफ अपरेंट क्या है, एफ अपरेंट है एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट वी प्लस माइनस वी एस। ठीक है, स्टेशनरी सोर्स है, दैट मीन्स वी एस इज इक्वल टू 0, तो वी एस 0 हो गया। अब अपने पास क्या बच गया, एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट अपॉन वी। सही है, चलो तो सोर्स को यहाँ बना दिया जो कि फिक्स है, इधर साइड में लिख लेना वी एस 0 है। यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो इधर आ रहा है और यहाँ एक ऑब्जर्वर है जो इससे दूर भाग रहा है। ठीक है, यही केस लिए थे उस समय भी। ओके, तो इससे जो साउंड निकलेगा वो इधर, तो मुझे बताओ क्या v और v नॉट ऑपोजिट है? ऑपोजिट है तो क्या होता है, v और v नॉट ऑपोजिट है तो प्लस साइन। फाइनल एफ अपरेंट इक्वल टू क्या आ गया, प्लस ले लेंगे, v प्लस v नॉट अपॉन v एफ नॉट। अब बताओ कोई समस्या नहीं, इधर साउंड स्पीड v नोट इधर, दोनों का सेम डायरेक्शन, क्या लेंगे माइनस, क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। एफ अपरेंट इक्वल टू एफ नोट v माइनस वी नोट अपॉन v। तो आपको रिलेटिव मोशन रिलेटिव स्पीड कुछ याद नहीं रखना, दैट्स इट, ऐसे आते हैं। ठीक है ना, चलिए ये फिर से लिखना है, ऐसा नहीं हो कि आप लिखे नहीं, लिखना है। एंड थर्ड केस मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर, क्या आप कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे सर, धूम धड़ाका कर देंगे। तो मूविंग ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी, अरे मूविंग सोर्स है, स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ओके, मूविंग सोर्स एंड स्टेशनरी ऑब्जर्वर। क्या करें, क्या करूं, क्या करूं? कुछ नहीं करूंगा, सिंपल है। मूविंग सोर्स है और स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, दैट मीन्स वी नोट इज इक्वल टू 0। तो एफ अपरेंट क्या था, एफ नोट वी प्लस माइनस वी नोट वी प्लस माइनस वी एस, वी नोट को 0 कर दो। अब बच गया क्या, v अपॉन वी प्लस माइनस वी। चलो आप देखें इसकी भी दुनियादारी। तो डीजे वाले बाबू यहाँ बैठा दो इसे। ठीक है, ये डीजे वाले बाबू चल रहे हैं इधर वी स्पीड से। ठीक है, यहाँ पर साउंड स्पीड v। तो मुझे बताओ जब ये ऑब्जर्वर के पास में जाएगी सामने क्या आएगा, दोनों का सेम डायरेक्शन है क्या, सेम डायरेक्शन तो क्या लेते हैं माइनस, तो एफ अपरेंट माइनस ले लेंगे, एफ नोट v अपॉन वी माइनस वी एस। करेक्ट। ओके, अब इधर जो ऑब्जर्वर है उससे तो दूर जा रहा है, ये दूर जा रहा है, लेकिन साउंड का स्पीड इधर और वी एस इधर है, दोनों कैसे हैं, ऑपोजिट है, ऑपोजिट है, दैट मीन्स प्लस आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूले क्या है, हाथ का मेल है, हाथ का मेल है, फॉर्मूला निकालना है कि नहीं, इस लेक्चर में ऐसा लगता है और है भी ऐसा, है ना। चलिए तो अगला हम कुछ न्यूमेरिकल करते हैं। एक सवाल जो भी हमने पढ़ा है मूविंग सोर्स और मूविंग ऑब्जर्वर पर, क्या है, बहुत ही आसान सा है, केवल एक्सप्लेनेशन बड़ा है। टू शिप्स आर मूविंग अलोंग ए ड्यू ईस्ट, तो ये है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ईस्ट वेस्ट से ही हमें मतलब है, नॉर्थ साउथ की इसमें चर्चा नहीं। तो इसमें कहना है कि दो शिप हैं, दोनों ट्रेवल कर रही है टूवर्ड्स ईस्ट। द ट्रेलिंग शिप, जो पीछे एक शिप है, हैज ए स्पीड रिलेटिव टू द लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन। मान लो ये गहरा समुद्र है, समुद्र में चल रही है, मैं यहाँ ऑब्जर्वर हूँ जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ठीक है, लैंड बेस्ड ऑब्जर्वेशन है ये। यहाँ से मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि एक शिप है जो ट्रेलिंग शिप यानी कि किसी को फॉलो कर रही है, शिप लिखा है, चलिए ट्रेलिंग। इसका स्पीड दिया है 64 किलोमीटर पर आवर। ठीक, एंड द लीडिंग शिप, एक जो लीड कर रही है इसे, दैट इज हैविंग द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। तो ये है लीडिंग शिप। ठीक, इसका स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आगे, द टू शिप्स आर इन ए रीजन ऑफ द ओशियन, ये समुद्र में है, बहुत ही गहरे समुद्र।
वेयर द करंट इज मूविंग यूनिफॉर्मली ड्यू वेस्ट, अच्छा ड्यू वेस्ट है ये, एट 10 किलोमीटर पर आवर। क्या मतलब इसका देखेंगे, इसे हाल फिलहाल नहीं छेड़। तो अभी कल इतना पड़ा कि दो शिप है, एक पीछे एक आगे, एक का स्पीड इतना, एक का स्पीड इतना, दोनों की स्पीड जो हमने लैंड बेस्ट ऑब्जर्वेशन से दी। ओके, द ट्रेलिंग शिप ट्रांसमिट्स ए सोनार सिग्नल, इसने एक सोनार सिग्नल दिया। ये लोग बैठे बैठे क्या करें, सिग्नल देते हैं। सिग्नल दिया तो उसका फ्रीक्वेंसी था 1200 हर्ट्ज, ठीक है। व्हाट फ्रीक्वेंसी इज मॉनिटर्ड बाय द लीडिंग शिप, तो ये कितना फील करेगी, अपरेंट फ्रीक्वेंसी इसके लिए क्या होगी, ठीक है। तो जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी को फील करता है वो है अपने लिए ऑब्जर्वर, तो ये हो गया ऑब्जर्वर का स्पीड। जो फ्रीक्वेंसी जो सोर्स है जो सिग्नल जनरेट कर रहा वो हो गया सोर्स, सोर्स का स्पीड ये खत्म। अब केस कौन सा है, बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग। मूविंग तो सीधा सा क्या, सीधा सा ये कि भाई एफ अपरेंट क्या होगा, एफ अपरेंट इज इक्वल टू v प्लस माइनस वी नोट अपॉन v प्लस माइनस वी एस। यही हमें याद रखना है। सीधा देखो फॉर्मूला लाते हैं, ये जो साउंड सिग्नल जो निकला v स्पीड का इधर जाएगा, v नोट भी इधर ही है, v एस भी इधर ही है। तो बताओ जब v की डायरेक्शन में ही दोनों है तो क्या आएगा, माइनस, माइनस ले लेंगे यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, तो फॉर्मूला ये बन गया v माइनस वी नोट v माइनस वी एस। ओके, v क्या है, v इज द स्पीड ऑफ साउंड, ये रहा v दिया है कितना, v इज इक्वल टू 1520 मीटर पर सेकेंड। ओके ना, फ्रीक्वेंसी एफ नोट भी दिया है 1200 हर्ट्ज। ओके, अब हमें v की बात होगी, एफ नोट की बात होगी, v नोट और vs की बात करनी है। तो v नोट कितना है, v नोट है अपना 64 किलोमीटर पर आवर, और vs कितना है, vs है, सॉरी उल्टा लिख दिया गया, vs है 64, v ऑब्जर्वर है कितना 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इतना लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ, अब आगे अब देखिए जो सोर्स का स्पीड है 64 किलोमीटर पर आवर, ये जो मीटर पर सेकंड में है, तो क्या करते हैं इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 18/5 से, तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, और इसको भी 18/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में, करेक्ट। चलिए उल्टा तो नहीं कर दिया मैंने, सही किया होगा, करके देख लो भाई। 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, और 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड 3600, तो 2 5 या 10 और ये 18, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका रोल क्या है, इसका रोल मैं हाल फिलहाल हटा दे रहा हूँ, तो ये वाला आप हटा दीजिए, इसको हम अगले वाले सवाल में लेंगे कि करंट का क्या रोल था। इतना ही रखेंगे। द टू शिप्स आर इन द रीजन ऑफ ओशन वेयर द ट्रेलिंग शिप टू ट्रांसमिट्स ए सोनार सिग्नल एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1200 हर्ट्ज, और व्हाट फ्रीक्वेंसी मॉनिटर्ड बाय लीडिंग शिप, उसका भी लेंगे, उसको अलग से केस बना कर लेंगे, ठीक है। अभी हमने माना है ना कि जो विंड है वो रेस्ट में है, तो उसी को हम मान के चल रहे हैं, इसे मैंने हटा दिया, तो उसका केस अलग से ले लेंगे। तो अब क्या करें, अब ये करो कि ये आ गया कितना 64 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में हो गया, तो वी एस सोर्स आ गया कितना 64 इंटू 5/18, और वी ऑब्जर्वर कितना आ गया 45, हर जगह मैंने यही लिख दिया 5/18 है ना। बस सॉल्व कर लो, खत्म हो गया है ना, इतना ही था। विंड वाला जो है अगले केस में बताएंगे, जब विंड रेस्ट में नहीं हो तब क्या करते हैं, तो उस केस में हम उसे लेंगे, इसलिए मैंने हटा दिया। तो वी नोट वी एस का वैल्यू ये रहा, वी नोट का वैल्यू ये रहा, सॉल्व करना और आंसर मुझे आप बता देना, ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, डॉपलर इफेक्ट अपने स्टेट बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, क्यों, क्योंकि सीईटी नीट और जे तीनों में पूछा जाएगा, तो इसका कुछ बेसिक फंडामेंटल ही मैं बता रहा हूँ, बाकी डिस्कस की जाएगी दूसरे लेक्चर में, ठीक है। चलिए टाटा।